अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नादीदा कुव्वत की चाहतो खलूस की हैरतनाक कहानी। एडवोकेट निजामी साहब ने चाय का कप मेज पर रखते हुए नौजवान बेगम साहिबा को जमीनों से आई रकम पकड़ाई और दुकानों से आने वाले किराए की मद में इकट्ठी होने वाली रकम के बारे में भी तफसीलात बतानी शुरू कर दी। बेगम साहिबा ने रकम पकड़कर अपने पर्स में रखते हुए उन्हें चंद जरूरी हदायत दी। फिर वो गोशवारों की जांच पड़ताल में मसरूफ हो गई। निजामी साहब ने बेगम साहिबा की तरफ तकते हुए सोचा, इस नौजवानी में बेवा जैसी जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल काम है। इस बेचारी पर मासूम बच्चों की निगहदाश्त के साथ साथ एक मफलूज शख्स की खिदमत का बोझ भी है। बाज लोग कैसा नसीब लेकर आते हैं। उसने हमदर्दी से व्हीलचेयर पर बैठे लाचार शख्स को देखा। वो महज 32 साल का था। उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज था। सिर्फ उसकी आंखें और चेहरे के तासुरात उसकी जिंदगी का सबूत देते थे। उसकी जुबान भी साथ छोड़ चुकी थी। उसके हलक से सिर्फ लाजानी सी आवाजें ही निकलती थीं। उस वक्त भी उसकी निगाहें दूर पीपल के दरख्त के नीचे खेलते अपने तिड़वा बच्चों पर जमी हुई थीं। 2 लड़के और 1 लड़की जिनकी उम्र 5 साल के लगभग थी, खेल कूद में मसरूफ थे। निजामी साहब भी शौक से मासूम बच्चों को खेलते हुए देखने लगे। उनके जी में न जाने क्या आया। उन्होंने साहब की व्हीलचेयर बाप की रविश पर धकेलनी शुरू कर दी और उसे बच्चों के करीब ले आए। बच्चे बाप की मौजूदगी से बेपरवाह खेलने में मशगूल थे। अचानक उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बच्चे किसी गैर मरई दोस्त से खेल रहे थे। उन्होंने एक खनखनाता हुआ नस्वानी कहका भी सुना। उन्होंने घबरा कर कुर्बो जवार में देखा मगर किसी को मौजूद ना पाया। अचानक छोटी बच्ची बेतकल्लुफी से दरख्त पर डली पींग पर बैठी और बोली, अनु काकी, मुझे बहुत ऊंचा झूला झूलाओ। निजामी साहब की आंखों के सामने झूला हिलने लगा। हवा बिल्कुल साकित थी। बच्ची के पैर भी जमीन पर नहीं लग रहे थे, मगर इसके बावजूद पींग ऊंची से ऊंची तर होती जा रही थी। बच्ची खुशी से कह के ही लगा रही थी। निजामी साहब की पेशानी पसीने से तर हो गई। उन्होंने देखा व्हीलचेयर पर बैठा मफलूज शख्स बहुत सख्त इस्तराब का शिकार था। उसकी आंखें खौफ की शिद्दत से फट सी गई थीं। उसके चेहरे की रंगत जर्द हो चुकी थी। उसके होंठों से निकलने वाली आवाजों की शिद्दत बढ़ गई थी। निजामी साहब ने अपना कान उसके मुंह के करीब किया। वो फटी फटी आवाज में बोला, अनुराधा, अनुराधा, वो एक चुड़ैल है। वो मुझे मार देगी। मुझे बचा लो, खुदारा मुझे बचा लो। निजामी साहब को बहुत हैरत सी हुई ये जानकर कि साहब बोलने की सलाहियत रखता है। उन्होंने तेजी से व्हील चेयर को लॉन चेयर्स की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। उसने देखा बेगम साहिबा खड़ी उनकी जानिब ही तक रही थी। उनके होंठों पर बहुत पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक सफाक सी चमक थी। निजामी साहब की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से बेगम साहिबा से इजाजत मांगी और गोशवारे फाइल्स लेकर रुखसत हो गए। उन्होंने गाड़ी निकालते हुए देखा। बेगम साहिबा झुककर साहब के कानों में सरगोशी कर रही थी। साहब के चेहरे पर करबो अलम की एक दुनिया आबाद थी। उसके चेहरे की रंगत नीलकुम हो चुकी थी। निजामी साहब हुरैन विला से निकले तो उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ के मकीन किसी इसरार के हामिल थे। कोई नादीदा ताकत इस विला में मौजूद थी। उन्होंने अपनी पेशानी पर आए पसीने को साफ किया और अपने आसाब पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। पायलट जहाज की लैंडिंग जल्द होने की अनाउंसमेंट कर चुका था। उसने जहाज की सीट बेल्ट बांधते हुए सीट की पुष्ट से सर टिकाते हुए सोचा, मेरी वापसी का फैसला दुरुस्त है या गलत? यह फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। वो 6 फुट लंबा कसरती जिस्म का हामिल सुर्खो सफेद रंगत वाला खूबरू नौजवान था। उसे देखकर किसी यूनानी देवता का गुमान होता था। उसकी जात में सिंफे मुखालिफ के लिए एक खास कशिश थी। उसकी गहरी नीली आंखों में एक खास किस्म की जोत थी जो देखने वाले को उससे मुतासिर होने पर मजबूर कर देती थी। उसे देखकर सिंफे मुखालिफ बआसानी उसके सहर में गिरफ्तार हो जाती थी। जहाज में सवार बेशतर खवातीन की तवज्जो का मरकज वही था। आमतौर पर वो इस सूरत हाल से बहुत लुत्फ उठाता था, मगर आज उसका जहन कहीं और भटक रहा था। उसके सरापे से संजीदगी लिपटी हुई साफ महसूस हो रही थी। जल्द ही जहाज बेनजीर एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर उतर गया। वो जहाज से उतरकर कस्टम की तफसीलात निपटा कर बाहर निकला। आज पहली बार उसे रिसीव करने बाहर हॉल में कोई मौजूद नहीं था।
वरना हमेशा उसका बूढ़ा बाप वॉकर को घसीटता ड्राइवर के साथ उसे लेने आता था। उसे एयरपोर्ट से निकलते देखकर उसकी बूढ़ी आंखें जगमगा उठती थीं। वो उसे गले लगाकर बहुत तपाक से कहता था, मेरा बेटा आ गया, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। उसे उस वक्त बूढ़े बाप की वो फिक्र और उसके बूढ़े वजूद से आती मुख्तलिफ अद्वियात की बात बहुत बुरी लगती थी। उसका बाप एक साफ सुथरा शख्स था, मगर जुनैद को लगता था जैसे न जाने क्यों बुढ़ापे की एक अपनी मखसूस बास होती थी जो उसे हर बूढ़े वजूद से आती महसूस होती। मगर आज पता नहीं क्यों शिद्दत से उसका दिल किया कि वो अपने वालिद के पास से आती मुख्तलिफ अद्वियात की बात सुन सके, मगर शायद वो बहुत देर कर चुका था। परदेसी दूर देशों से आते आते इतनी देर कर देते हैं कि उनकी राह तकते तकते उनकी मुंतजिर बेख्वाब वालिदैन की आंखें मौत की स्याह चादर ओढ़कर हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आज वो पत्थर दिल नौजवान पता नहीं क्यों हसास हुए जा रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसकी आंखों में एक सैलाब सेल रवां बगावत पर रमाता था। वो ये हकीकत बखूबी जानता था कि उसके प्यारे अम्मा अब्बा अब कब्र नशीन हो चुके थे। उसका दिल मायूसी की अथाह गहराइयों में डूब सा गया। आज उसे पहली बार अपना मुल्क भी दयारी गैर जैसा लगा। उसने अपनी आंखें झपकी, चंद बेताब आंसू बगावत करके उसके गालों पर बह गए। उसने जल्दी से अपने चेहरे को अपनी जैकेट की आस्तीन से साफ किया। नर्वस अंदाज में इर्द गिर्द देखा कि कहीं किसी ने उसकी चोरी तो पकड़ नहीं ली, मगर उसके इर्द गिर्द मौजूद हजूम की तवज्जो उस पर हरगिज नहीं थी। वो इन सब में घिरे होने के बावजूद भी तन्हा था। वो घबरा कर तेज कदमों से बाहर की जानिब चल पड़ा। तन्हाई की शिद्दत उसके दिलो दिमाग को बुरी तरह मुतासिर कर रही थी। अचानक उसकी तवज्जो सामने मौजूद एक शनासा चेहरे पर पड़ी। उसने मन ही मन में कोसा, इस मुसीबत को तो मैं भूल ही गया था। उसने दोबारा गौर से देखना चाहा तो उसे सिर्फ दूर से एक सफेद आंचल लहराता नजर आया। वो हजूम में गुम हो चुकी थी। वो एक लहजे के लिए हैरान सा रह गया। वो वाकई वहां मौजूद थी या उसके लाशूर की पैदावार थी। उसने सर को झटका और एयरपोर्ट से बाहर की जानिब चल पड़ा। वो बोझल कदमों से बाहर आया। टैक्सी रोककर उसे अपने घर का पता बताया। टैक्सी ड्राइवर ने पता सुनकर झिझकते हुए कहा, बाऊ, ये इलाका शहर से बहुत दूर है। आजकल डाकाजनी बहुत बढ़ गई है। मैं रात के इस पहर शहर से बाहर हरगिज नहीं जाऊंगा। वैसे भी दरिया के करीब चुड़ैलों का बसेरा होता है। जुनैद बेख्तियार हंस पड़ा, मगर फिर उसने महसूस किया कि टैक्सी ड्राइवर वाकई ही खौफजदा था। उसने मजबूरन उसे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल चलने के लिए कहा। पर्ल कॉन्टिनेंटल पहुंचकर उसने ड्राइवर को किराया देकर रुखसत किया और खुद अंदर की जानिब चल पड़ा। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने एक रात के लिए अपने लिए कमरा मुख्तस करवाया। वो कमरे की चाबी लेकर कमरे के करीब पहुंचा ही था कि उसे अचानक कॉरिडोर के इख्तिताम पर सफेद आंचल लहराता नजर आया। वो जो कोई भी थी मुड़ चुकी थी। उसने खुद को डांटा और खुद कलामी के अंदाज में बोला, सफेद रंग कोई उसी की मिराज तो नहीं है ना? शायद पाकिस्तान वापस आकर मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास बार बार हो रहा है, वरना हकीकत तो यही है कि वो मेरी जिंदगी में कोई अहमियत की हामिल नहीं है। इस दफा उसका किस्सा भी निपटा कर ही जाऊंगा। तलाक का मेडल उसे पहना कर ही जाऊंगा। एक एक पैसे को तरसेगी। बहुत साल उसने ऐश कर ली। ये कहते हुए उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। जुनैद की आंख सुबह देर से खुली। वो जमाइयां लेता हुआ बाथरूम में चला गया। शॉवर लेने के बाद वो कमरे से बाहर निकला। सबसे पहले उसने डाइनिंग हॉल में बैठकर मनपसंद नाश्ता किया और फिर होटल से चेकआउट करके बाहर निकल आया। आज का दिन रोशन और चमकदार था। अवाइल बहार का आगाज था। हवा में फूलों की ताजगी और महक रची बसी हुई थी। उसने होटल से निकलकर एक टैक्सी ली और रास्ते में बेकरी पर रुककर कुछ जरूरी खाने पीने की अशिया खरीद ली। फिर टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का पता बताया। जल्द ही टैक्सी शहर की हदूद से बाहर निकल गई। 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद वो अपनी मंजिल पर जा पहुंचा। दरिया के किनारे वाक़ वसी और अरीज महल हुरैन विला बहुत उदास और तन्हा लग रहा था। हुरैन विला के नाम की तख्ती देखकर उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसे याद आया कि 6 माह पहले तक यहाँ जुनैद विला की तख्ती लगी हुई थी। उसे अपनी वो आखिरी लड़ाई और अपनी कही हुई वो बातें भी याद आ गईं जो उसने अपने बूढ़े वालिदैन को कही थी। उसी के नतीजे में उसके अब्बा ने उसे अपनी तमाम जायदाद से आग कर दिया था। उसने दिल ही दिल में कोसते हुए कहा, यह सब कुछ उस चुड़ैल के बाइस हुआ है। इस दफा इस चुड़ैल को वो सबक सिखा कर जाऊंगा कि याद करेगी। उम्र भर खून के आंसू रोएगी। उसने इर्द गिर्द देखा और दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक न था।
सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों में घिरा दरिया के किनारे बना सफेद मार्बल से सजा ये महल एक अजीब नजारा पेश कर रहा था। ड्राइवर ने उसे देखते हुए कहा, बाबू साहब आपकी मंजिल आ गई है। उसने रकम अदा की और नीचे उतर आया। मेन गेट पर लगी बेल बजाई और फिर गेट को धकेला। उसे देखकर हैरत हुई, गेट खुला हुआ था। वो बिना झिझक अंदर दाखिल हो गया। महल का ड्राइववे चमक रहा था। पजीरो और ट्योटा उस पर पार्क थी। उसने ठंडा सांस लिया और मेन गेट बंद करके अंदर आ गया। अचानक उसकी तवज्जो बाग की जानिब मरकूज हुई। उसने देखा महल का बाग कुछ बेतरतीबी का शिकार था, मगर रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ। वो बेइख्तियार बाग की जानिब चल पड़ा। वसी और अरीज रकबे पर फैले हुए बाग में घूमते फिरते उसकी तवज्जो बाग के आखिरी कोने में बनी कब्रों पर मबसूल हो गई। उन्हें देखकर उसका दिल डूब सा गया। दो कब्रें एक दूसरे के करीब करीब बनी हुई थीं। उन कब्रों पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगे हुए थे। वो बखूबी जानता था कि ये कब्रें किन की थीं। वो थके थके कदमों के साथ कब्रों की जानिब चल पड़ा। उसे याद आ रहा था कि उसे परदेस की मोहब्बत ने ऐसा अंधा कर दिया था कि वो सब कुछ भुला बैठा था। वो अपने बूढ़े और बीमार वालिदैन की मिन्नतोजारी के बावजूद उन्हें अकेला छोड़कर अमेरिका चला गया था। उसने वहां जाकर शहरियत हासिल करने की लालच में एक गोरी लड़की जूलिया से शादी भी कर ली थी। साल पर साल गुजरते गए। उसके वालिदैन ज़ईफ से ज़ईफ तर होते गए। उसके वापस आने की उम्मीद का दीप जलाए उसके वालिदैन हर साल उसकी वापसी का तकाजा करते और वो उन्हें चंद दिन विजिट करके बहलाता और फिर अपने ख्वाबों की जन्नत अमेरिका वापस लौट जाता। उसके दिल पर एक नामालूम पछतावे का बोझ भर सा गया। उसने हाथ उठाकर अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा पढ़ी। उसने देखा कि एक कोने में मोतिये के पौधे और सफेद गुलाब के पौधे खुदरो उग चुके थे। पौधे फूलों से भरे हुए थे। उसके चश्मे तसव्वुर के सामने यकायक सफेद लिबास में मलबूस हुरैन आ गई। उसे याद आया कि आखिरी बार उसके मुंह से निकले अल्फाज सुनकर उसकी आंखों में तुगयानी आ गई थी। उसकी गजाली आंखों से निकलती आंसुओं की लड़ियां देखकर न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे सुच्चे मोतियों की माला टूटकर बिखर गई थी। एकदम से कोई परिंदा जोर से बोला और वो एकदम से होश में आ गया। उसका दिल न जाने क्यों मलूल सा हो गया था, मगर उसने खुद को डांटा। उसके नजदीक तमाम बातों की जिम्मेदार वही चुड़ैल हुरैन थी। वो पलटकर महल की मरकजी इमारत तक पहुंचा ही था कि सदर दरवाजा खुद ब खुद एक चरचराहट से खुल गया। उसे ताज्जुब हुआ। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए हैरान सा हो गया। महल की अंदरूनी हालत भी जबरदस्त थी। महल हमेशा की तरह अंदर से साफ सुथरा था। वो एक ताज्जुब के आलम में आगे बढ़ा। अचानक उसे याद आया कि मुंशी लाल दीन को उसने अपनी वापसी की इत्तला दी थी। उसने सोचा मुंशी साहब ने पुराने वफादार होने के नाते ये जिम्मेदारी निभाई। वो बगैर हिचकिचाहट के अंदर दाखिल हो गया। सीधा अपनी ख्वाबगाह में गया। उसकी ख्वाबगाह जानी पहचानी खुशबू से महक रही थी। उसकी कुशादा पेशानी पर सलवटें आ गई। नजर सामने दीवार पर लगे पोर्ट्रेट पर मबसूल हो गई। उसके आसाब तन गए। 4 साल पहले उसके वालिदैन ने जबरदस्ती उसकी शादी एक यतीम बेसहारा लड़की हुरैन से कर दी थी। ये पोर्ट्रेट उसी दिन बनाया गया था। वो बेख्तियार ही पोर्ट्रेट के करीब जा खड़ा हुआ। पोर्ट्रेट में भी उसकी बेतनाई और बेजारी साफ नजर आ रही थी। उसकी नजर हुरैन पर गई। वो वाकई में बहुत खूबसूरत दुल्हन थी। उसकी हया आलूद नजरें पोर्ट्रेट में भी झुकी हुई थी। उसके होंठों पर एक शर्मगी सी मुस्कुराहट थी। उसे उस महकती रात की तफसील याद आ गई। उसके माथे पर पसीना आया और वो अपने आप को कोसते हुए सोचने लगा, मैं इतना कमजोर क्यों हो गया था? हुरैन के हुस्न ने मुझे चारों शाने चित कर दिया था। मैं उसकी कुर्बत और तन्हाई से पिघल क्यों गया था? हमेशा उसका साथ मुझे पिघला क्यों देता है? उस खूबसूरत चुड़ैल की कुर्बत मुझे हमेशा मदहोश क्यों कर देती है? अचानक उसके ख्यालात का ताना बाना किसी की आमद से मुंतशिर हो गया। वो पलटा। उसने देखा वो दुश्मने जान दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उसने हस्बे मामूल सफेद लिबास पहना हुआ था। उसकी दराज स्याह जुल्फें खुली हुई थी। उसकी जुल्फों के बाइस ही वो अक्सर उसे चुड़ैल कहकर बुलाता था। वो शिकवा कुना से निगाहों से उसे देखती जा रही थी। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उसका सरापा एक स्याह चादर में लिपटा हुआ था। वो उसकी मौजूदगी से घबरा सा गया। जुनैद ने हिम्मत करके खंकारते हुए कहा, मुझे अम्मा अब्बा की वफात पर बेहद अफसोस हुआ है। हुरैन ने अपनी कजरारी स्याह आंखें उठाई। उसकी आंखों में एक दुनिया आबाद थी। उनमें आंसुओं के साथ क्या कुछ नहीं था।
शिकवे, अरमान, बेबसी, गमो अलम, वो अपने आप में सिमट सा गया। हुरैन ने आहिस्ता से कहा, आपको मेरे वजूद से कोई तकलीफ नहीं होगी, खाने की टेबल लग गई है। ये कहकर वो दबे पांव पलट गई। वो अपनी खुजालत छुपाता डाइनिंग हॉल की जानिब चल पड़ा। उसने देखा मेज पर नफासत से खाना चुना हुआ था। उसने पेट भरकर खाना खाया। खाना खत्म करके आराम से जाकर वो सो गया। शाम ढलने के बाद उठा, फ्रेश होकर बाग में गया। उसने देखा लॉन में चेयर्स लगी हुई थी। उसने चेयर्स पर बैठकर कुछ देर खूबसूरत महकती रात की ताजगी को महसूस किया। फिर इधर उधर देखते हुए वो काफी दूर पीपल के दरख्त के नीचे आ खड़ा हुआ। उसने सर उठाकर देखा, ये दरख्त शायद एक सदी पुराना था। उसे याद आया कि जब उसके दादा अब्बा ने ये जमीन महल बनाने के लिए खरीदी थी तो इस दरख्त को ना गिराने का फैसला किया था। वो हमेशा कहते थे कि पुराने दरख्तों पर अक्सर मुख्तलिफ मखलूकात का बसेरा होता है। वो यही कहते थे कि मैं किसी का मस्कन या घर उससे नहीं छीनना चाहता। उसने अपना सर झटका और हंस पड़ा। जेब से सेलफोन निकाला और टहनियों से छन छन करती रोशनी में रियल एस्टेट एजेंट का नंबर मिलाया। चंद घंटियों के बाद उसने फोन उठा लिया। उसने उसे हदायत देते हुए कहा, भट्टी साहब, मैं जल्द अज जल्द महल और तमाम दीगर जायदाद को बेचकर रकम अमेरिकन डॉलरों में बदलकर वापस अमेरिका जाना चाहता हूँ। जूलिया मेरी मुंतजिर है। भट्टी साहब का जवाब सुनकर उसका मूड खुशगवार हो गया। उसने अगला फोन अपने खानदानी वकील निजामी साहब को मिलाया। निजामी साहब से बात करते करते उसका चेहरा शिकनों से पुर हो गया। वो बेयकीनी से बोला, अब्बा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनका अकलौता बेटा हूँ, उनका वारिस। वो मुझे कैसे मेरे हक से महरूम रख सकते हैं? मैं उस चुड़ैल से हरगिज नहीं हारने वाला। वकील का जवाब सुनकर वो सख्ते में आ गया। उसने फोन बंद किया और जेरे लब गालियां बकने लगा। फोन बंद करके पलटा ही था कि उछल पड़ा। उसके बिल्कुल पीछे एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने सुर्ख और स्याह रंग का घाघरा चोली पहना हुआ था। उसके जिस्म पर रवायती चांदी का जेवर नजर आ रहा था। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। जुनैद ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा, कौन हो तुम? मने छोड़, अपनी बात कर। तने खबर भी रही है तो कौन है? तू जो करन चाहे, ये न्याय नहीं अन्याय है। चुड़ैल वो नहीं, तू है जो अपने वंश को खत्म करना चाहे। उसका लहजा कुछ जताता हुआ, कुछ बावर कराता हुआ था। जुनैद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो उसका दिमाग पड़ रही थी। वो चांद की दूधिया रोशनी में बहुत पुरअसरार सी लग रही थी। जुनैद ने अपने दिल की तेज होती धड़कन को संभालते हुए कहा, नौकरानी बनकर रहो, अपनी हैसियत से ऊंची बातें मत करो। वो औरत अचानक कहका लगाकर हंस पड़ी और बोली, मारी हैसियत तो कुछ भी नहीं, पर हुरैन बिटिया का क्या तने सोचा? उसके सर से छत छीनने के लिए तने मंसूबा बनाया है ना? इसी वास्ते दूर पीपल के नीचे फूंक करन आया। जुनैद को हैरानगी हुई कि एक आम सी नौकरानी उसके दिल का मैल भांप गई। उसने रुख मोड़ते हुए कहा, मेरा आबाई घर है, मुझे विरासत में मिला है, मेरी जायदाद है, मेरी मर्जी, इससे जो मर्जी करूं। दुनिया की कोई वसीयत मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। वो मुड़ा और हैरान हो गया। नौकरानी जा चुकी थी। वो पीपल के नीचे अकेला खड़ा था। उसने आगे बढ़कर नजर दौड़ाई, मगर नौकरानी का दूर दूर कोई नामो निशान तक नहीं था। वो गैज़ो गजब से भरा महल की इमारत की जानिब चल पड़ा। उसने अंदर दाखिल होते ही हुरैन को जोर जोर से आवाजें देनी शुरू कर दी। हुरैन घबराई हुई उसके सामने आई। उसने बेदर्दी से उसके जिस्म के गिर्द लिपटी चादर खींच ली। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। हुरैन का जिस्म वो सच बता रहा था जो वो सुनना नहीं चाहता था। हुरैन रोते हुए बोली, आपको बताना चाहती थी, मगर आप ऐसे खफा होकर गए कि मुड़कर नहीं देखा। अब्बा जी और अम्मा ने यह फैसला आपको जायदाद से महरूम करने के लिए नहीं किया, बल्कि ये फैसला आपको हमसे जोड़ने के लिए किया। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे जुड़वा हैं और तिड़वा भी हो सकते हैं। आप बताएं, मेरा और बच्चों का क्या कसूर है? मैं अकेले कैसे इन बच्चों को पाल सकूंगी? वो सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, अब्बा जी ने ये जायदाद मेरे नाम और मेरे बाद बच्चों के नाम करने का फैसला किया था। उन्होंने बतौर तोहफा ये जायदाद और महल मेरे नाम जिंदगी में करवा दिया था। अब अगर आप हमें छोड़ जाएंगे तो 1 रुपया भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जुनैद ने बेबस होकर उस खूबसूरत चुड़ैल की जानिब देखा। उसके वालिदैन ने इस लड़की के साथ मिलकर उसके इरादों को चौपट कर दिया था। वो तो जूलिया के साथ वर्ल्ड टूर करने का प्रोग्राम बनाए बैठा था। उसने जूलिया से हीरो के सेट का भी वादा किया था।
उसने फैसला किया कि वो हार तस्लीम नहीं करेगा। उसने अचानक पैंतरा बदलते हुए नई हिकमत अमली आजमाने का फैसला किया। उसे हकीकत में हुरैन के बेढब वजूद से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। उसने नफरत को दबाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे वो खुशखबरी दी है हुरैन जो जूलिया बंजर होने के सबब मुझे नहीं दे सकती थी। बाप बनने का एहसास ही बहुत खुशगवार और खूबसूरत है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो मगरिब में रहते रहते उसी रंग में रंग चुका था। उसकी जिंदगी शराबो कबाब नाच गाने से इबारत थी। यह सुनकर हुरैन रोते रोते चुप हो गई। खुशी से बेहाल होते हुए बोली, सच कह रहे हैं आप मुझे और बच्चों को अपना लेंगे? जुनैद ने दिल ही दिल में उसे कोसते हुए सोचा, तेरे और तेरे होने वाले सपोलियों के बस में मेरी करोड़ों की जायदाद है। उसे हासिल करने के लिए तुझे बेवकूफ बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट से जाते हुए कहने लगा, हाँ जान, बिल्कुल। हुरैन उसके कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। उसने बहुत प्यार से उसका सर से हिलाया। हालांकि उसका दिल चाह रहा था कि वो उसके सर को पाश पाश कर डाले। आने वाले दिन हुरैन की जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। जुनैद की मोहब्बत और वारफ्तगी ने उसे हसीन बना दिया था। अब वो रंग बिरंगे मलबूसात जेब तन करती, हर वक्त मुस्कुराती। शादी के 5वें साल आखिरकार उसे अपने पिया का प्यार और तवज्जो मिल गई थी। उसका नवा महीना शुरू हो गया था। डॉक्टर ने आखिरी अल्ट्रासाउंड में 3 बच्चों की खुशखबरी की तस्दीक कर दी। हुरैन बहुत खुश थी। उसे लगता था जैसे कहकशां उसके पैरों तले आ गई थी। जुनैद ने नोट किया था कि हुरैन अक्सर पीपल के दरख्त पर डली पीन पर जा बैठती थी। उसे अक्सर ऐसे महसूस होता जैसे वो किसी से बातें कर रही होती थी, मगर उसके आने पर खामोशी इख्तियार कर लेती। उसे कभी भी वहां कोई जीरू नजर नहीं आया था। 1-2 दफा इसके पूछने पर वो शोखी से बोली, बकौल आपके मैं चुड़ैल हूं तो चुड़ैलों से ही गपशप करूंगी ना। उसकी बात को उसने मजाक में उड़ा दिया। एक रात खाने के बाद वो बाहर आया तो उसने देखा हुरैन जोरों शोर से गुनगुनाते हुए पीन लेने में मसरूफ थी। चांदनी रात में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका झूला चांद को छू रहा था। जुनैद के जहन में अचानक मंसूबा बना। उसने सोचा, इतने वजन के साथ हुरैन ऊंचे झूले से गिर जाए तो उसकी मौत भी वाकई हो सकती है। उसने अपने मंसूबे को अमल दरामद करने का फैसला किया। वो दबे पांव उसकी पुश्त की जानिब बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि उसके रोंगटे खौफ से खड़े हो गए। कहीं से अचानक घाघरे वाली हिंदू नौकरानी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके होंठों से झांकते सफेद दांत और उसके तेवर उसे खौफजदा सा कर गए। उसका हाथ बेजान सा हो गया। इसी असना में हुरैन को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। वो झूला आहिस्ता करते हुए बोली, आप कब बाहर आए? जुनैद ने मुस्कुराते हुए झूला रोका। उसने मुड़कर देखा तो अब हिंदू नौकरानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उसने फार्मेसी से वो मतलूबा दवा लेते वक्त मुस्कुरा कर कहा, यार शकील, तुझे यकीन है कि मेरा मसला हल हो जाएगा? शकील ने दवा खाकी लिफाफे में डालते हुए कहा, चुड़ैल का सारा जिस्म मफलूज हो जाएगा। उसके पेट में ऑक्सीजन और खून की सप्लाई रुक जाएगी। इस तरह 3 बच्चे पैदा होने से पहले ही जान से गुजर जाएंगे और वो खुद माजूर हो जाएगी। जुनैद ने मुस्कुराते हुए लिफाफा पकड़ा और गुनगुनाते हुए घर की सिमत गाड़ी मोड़ ली। घर पहुंचते ही उसने फौरन बावर्ची खाने में जाकर 2 गिलास ताजा जूस के बनाए। उसने इर्द गिर्द देखा और फिर दवा की सारी मिकदार एक पानी में डाल दी। चम्मच हिलाते हुए पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और बोला, बीबी, तुझे जाने से पहले किसी चौराहे पर भीख मांगने के लिए जरूर बिठा कर जाऊंगा। उसने हुरैन को अब आवाजें देनी शुरू की। हुरैन महल में नहीं थी। वो उसे ढूंढता हुआ बाहर चला आया। उसने देखा वो हस्बे मामूल चांदनी रात में पीपल के दरख्त के नीचे खड़ी किसी से बातें कर रही थी। उसके मुखातिब को वो नहीं देख पाया। वो धीरे धीरे चलता उसके पास पहुंचा तो ये देखकर ठिठक कर रुक गया कि वो तन्हा खड़ी थी। उसने उलझते हुए लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम अकेली खड़ी किससे बातें कर रही हो हुरैन? नहीं तो, मैं तो गुनगुना रही थी, बातें तो नहीं कर रही। आइए बैठें, आज मैंने माली से कहकर यहाँ कुर्सियां लगाई हैं। जुनैद ने सोचती निगाहों से उसे देखा और ट्रे मेज पर रख दी। आपको कैसे पता चला कि मेरा अनार का जूस पीने को मन कर रहा था? तुम पर 3 जानों का बोझ है हुरैन। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी और बच्चे सेहतमंद रहें। आप कितना बदल गए हैं। आपको कितना हमसे प्यार है जुनैद। जुनैद के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो सामने से लीमू भी तोड़कर ले आए। मेरा बहुत मन कर रहा है कि लीमू को जूस पर निचोड़ कर पीऊं। जुनैद हर सूरत में हुरैन को वो जूस पिलाकर छुटकारा हासिल करना चाहता था। वो बदले ने ख्वास्ता उठा और लीमू के दरख्त की जानिब चल पड़ा।
लीमू तोड़कर वापस आया तो उसने देखा हुरैन जूस पीने में मसरूफ थी। खुशी से उसका दिल उछल पड़ा, मगर बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए वो बैठ गया और जूस का ग्लास पकड़कर सिप लेते हुए बोला, लीमू का इरादा तर्क कर दिया क्या? अब दिल नहीं कर रहा जुनैद को बस अभी यही गर्ज थी कि हुरैन जल्द अज जल्द जूस पी ले। उसने बेसब्री से अपना जूस खत्म किया और बोला, कैसा महसूस कर रही हो हुरैन? हुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसे मोहब्बत करने वाले शोहर के पिलाए हुए जूस ने तबीयत बशाश तो करनी ही थी। जुनैद ने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। अचानक उसकी नजर पीपल के दरख्त की टहनियों पर जा टिकी। उसने देखा बेशुमार घाघरों वाली लंबे लंबे बालों वाली औरतें उसकी टहनियों पर बैठी हुई थीं। उनके सफेद दांत और सफेद आंखें इंतहाई खौफनाक लग रहे थे। वो उसकी जानिब उंगलियां उठा उठाकर इशारे कर रही थी। उसने चीखना चाहा मगर उसकी आवाज बंद हो गई। उसका जिस्म बेजान होता जा रहा था। उसका दौराने खून सुस्त पड़ता जा रहा था। देखते ही देखते तमाम चुड़ैलें दरख्त से नीचे उतर आई। अब उन्होंने उसके इर्द गिर्द घेरा बना लिया। अब वो सब आवाजें बुलंद गा रही थी, अक्कड़ बक्कड़ बम्मे वो 80 90 पूरे 100 में से निकला धागा, कातिल उठ और भाग जा। जुनैद ने इस्तरारी तौर पर उठने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के आगे नीले पीले धब्बे नाच गए। वो धप से मुंह के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें दहशत से फट गईं। हुरैन मुस्कुराकर उसके पास आ बैठी और घाघरे वाली चुड़ैलों की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये अनुराधा दीदी है और ये इसका पूरा परिवार है। अनु दीदी तो जैसे बेवफा और पापी का कलेजा चबाना चाहती थी, मगर मेरी मोहब्बत के आगे बेबस हो गई। अनुराधा नामी वो औरत उसके सरहाने बैठकर बोली, तने क्या खबर? तोहे गलत फहमी ने मारा कि हुरैन अकेली है। हम तो किसी सूरत हुरैन बिटिया को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ऐसा कैसे तूने गमान किया? तू इसे जान से मारना चाहेगा और हम तमाशाई बने रहेंगे? जुनैद का जिस्म और चेहरा सुन्न होता जा रहा था। वो बिदक कर बोला, चुड़ैलों ने क्या किया है मेरे साथ? मुझे क्या हो रहा है हुरैन? हुरैन ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, वही जूस तुम्हें पिला दिया जो तुम मेरे और हमारे बच्चों को मारने के लिए बनाकर लाए थे। जुनैद की आंखें दहशत से फट गई थी। वो फटी फटी आवाज में बोला, मुझे अस्पताल ले जाओ खुदारा। उसकी जुबान भी अब लड़खड़ा रही थी। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ फेरा। जुनैद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। वो खींच आया। हुरैन मुस्कुराते हुए बोली, मरोगे नहीं, सिर्फ अपाहज बनकर मेरे साथ और बच्चों के साथ अपनी बाकी मांदा जिंदगी गुजारोगे। यही तुम्हारी सजा है जुनैद, और कुदरत का इंसाफ है। अगरचे तुम मेरे बच्चे मारकर मुझे चौराहे पर भीख मंगवाने के लिए बिठाने वाले थे ना, मगर मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं। जुनैद ने चीखना चाहा, मगर उसकी जुबान भी उसके जिस्म के साथ साथ उसका साथ छोड़ चुकी थी। हुरैन झूले पर बैठकर गुनगुना रही थी, आजा सनम मगर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। जुनैद ने थक कर आंखें मूंद ली। वो जानता था कि अब वो ताउम्र इस कैद को भुगतने वाला था। उसके तैयार करदा जिंदान का बासी अब वो खुद था।